नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने चैनल जॉब्स वाले भैया में। मैं शिवम ठाकुर। फ्रेंड्स, एक जबरदस्त वैकेंसी निकल के आई है, आपको पता चल ही गया होगा क्योंकि मैंने कल भी इसके रिगार्डिंग एक वीडियो बना दी थी। अभी इस वैकेंसी में जो लोग भी एलिजिबल होंगे, प्लीज फॉर्म को भरने से पीछे मत हटिएगा। आपको पता है कि फ्रेंड्स, लगातार बहुत सारी वैकेंसियां ऑलरेडी निकली हुई हैं। जैसे कि आप एसएससी को देख लें, एसएससी में आपको लास्ट ईयर 37,000, फिर अभी आपको 10,000 प्लस वैकेंसी है। उसके बाद सिविल कोर्ट के अंदर लगभग 7700 के आसपास वैकेंसी, फिर आपको हाई कोर्ट पटना के अंदर वैकेंसी, बिहार के अंदर भी बहुत सारे डिपार्टमेंट्स में अलग अलग वैकेंसियां निकली हैं और भी निकलने वाली हैं साथ में। जैसा कि आपको पता है कि शिक्षक के अंदर निकलने वाली, आईटीआई के अंदर निकलने वाली बहुत सारी चीजें मैं तो ऑलरेडी बता चुका हूं। होगा क्या फ्रेंड्स यहाँ पे कि आपका जो यहाँ पे सिलेक्शन का चांस है वो बढ़ जाएगा। इसीलिए कोई फॉर्म को भरना आप लोग को जरूरी है। कोई भी फॉर्म निकले उसको भरना बहुत ही जरूरी है, समझिएगा इस बात को। ये टेक्निकली आपको मैं समझा रहा हूं कि क्यों जरूरी है, क्योंकि जो भी यहाँ पे मेरिटोरियस स्टूडेंट होंगे, ज्यादा मतलब जो ज्यादा पढ़ लिए हैं, अब उनको टॉप क्लास का जॉब लगना श्योर है, तो वो टॉप वाले में जाएंगे, यानी कि एसएससी, सिविल कोर्ट, परमानेंट वाले में जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे संविदा कर्मी के तौर पे आपका सिलेक्शन होना है। अपने मन में एक छोटा, वो मत समझिएगा कि मैं आपको छोटा दिखा रहा हूं, प्लीज ऐसा माइंड में कभी मत लाइएगा। नौकरी नौकरी है, पता नहीं कल को इसको भी परमानेंट कर दिया जाए। ठीक है, कोई गारंटी नहीं है, पता नहीं गवर्नमेंट कब क्या करती है। अपना वोट बैंक बढ़ाने के लिए कोई नहीं जान सकता है, क्योंकि पहले फ्रेंड्स संविदा की जो भी नौकरियां होती थी, लगभग किसी में एग्जामिनेशन का कोई सीन नहीं था, होता ही नहीं था। अभी बात करें फ्रेंड्स आपको, तो राजस्व भूमि सुधार विभाग डीएलआरसी के द्वारा यह वैकेंसी निकाली गई है, जिसके अंदर आपको 4 विशेष प्रकार के पोस्ट हैं। सभी में विशेष सर्वेक्षण लगा हुआ है, स्पेशल सर्वे के नाम से आप लोग जानते होंगे। पहला पोस्ट है फ्रेंड्स आपको सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी। ठीक है, एसएस सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी। इसमें फ्रेंड्स आपको मैंने सीट का जो बंटवारा है इस पोस्ट पे करके दिखा दिया है। ठीक इसी अनुसार आपको जो जितनी भी सीटें हैं अदर पोस्ट में, आप अपना अपना मतलब अपना अपना देखने की क्या जरूरत है, तो नोटिफिकेशन में मैंने आपको दिखाई दिया है, समझ सकते हैं कि कैसे कैसे बांटा जाता है। बस ये इसलिए मैंने दिखाया है कि कैसे कैसे बांटा गया है। ठीक है, अगर आप विशेष सर्वेक्षण सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी बनना चाहते हैं तो आपको बीई या बीटेक होना पड़ेगा और साथ में 2 साल का एक्सपीरियंस होगा। सभी चीज को समझते हुए चलिएगा। बात आई एक्सपीरियंस की, तो माइंड में आ रहा होगा अरे यार अभी एक्सपीरियंस का क्या यहाँ पे सीन, हम कैसे लाएं, कहाँ से बनवाएं। सबसे पहली चीज आपकी बीई या बीटेक जो है वो AICTE से अप्रूव होना चाहिए। ठीक है, आपका जो कॉलेज है AICTE से अप्रूव होना चाहिए। ठीक है, और साथ में जो आपका जो एक्सपीरियंस यहाँ पे आप लगाने वाले हैं वो सरकारी या गैर सरकारी किसी से भी है, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब आप फॉर्म भरने के लिए जाएंगे उसी समय वो पता चलने वाला है क्लियरली कि आप वहां पे एलिजिबल हैं कि नहीं। अगर वहां पे EPF नंबर मांगता है, PF नंबर, EPF नंबर आपको किसी भी प्राइवेट फॉर्म में जो रजिस्टर्ड फॉर्म है, जहां पे आपका नाम चल रहा है सरकार के रिकॉर्ड में भी और कंपनी के रिकॉर्ड में भी, जहां पे PF का पैसा आपको कटता है, वहीं पे आपको EPF नंबर मिलता है। तो वो अगर डिमांड कर दिया गया, मैंडेटरी कर दिया गया उस फील्ड को आवश्यक, तब आप अप्लाई नहीं कर पाएंगे। अगर नहीं किया जाता है तो आप किसी भी प्राइवेट कंपनी में जाके बात करके या ट्रेनिंग वगैरह थोड़ा बहुत लेके भी आप एक्सपीरियंस बनवा सकते हैं। अगर आपके एकेडमिक में गैप है, यानी कि 2 साल का टाइम बीटेक के बाद आपने गंवा दिया है, या फिर कहीं प्राइवेट जॉब ही कर रहे थे लेकिन आपको EPF नंबर नहीं मिला है, तो क्लियर समझ में आ गया होगा बात को, दोबारा पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सरकारी हो या गैर सरकारी, अगर आप फॉर्म भरते समय EPF नंबर मांगेगा तो दिक्कत आ सकती है, नहीं मांगता है तो कोई दिक्कत नहीं है, कहीं से भी बनवा के डाल दीजिएगा। ठीक है, अब तो समझ में आ गया होगा। आगे बात करते हैं फ्रेंड्स, आपको यहाँ पे सीटों की संख्या 355 थी इसमें, और ऐसे बांटा गया है। एक चीज यहाँ पे RGC बहुत लोग को नहीं समझ में आ रहा होगा, पहले एक बार इसको समझ लेते हैं। UR का क्या मतलब है? अनरिजर्व, यानी कि जिसपे कोई रिजर्वेशन नहीं है, अनारक्षित सीट है। ठीक है, जनरल सीट नहीं होती है, जनरल लोग समझते हैं जनरल जाति के लिए, ऐसा नहीं है, अनरिजर्व है, यहाँ पे कोई आरक्षण नहीं है। किसी भी जाति का कैंडिडेट है अगर, इसको छोड़ के, ये तो स्पेशल महिलाओं के लिए है। RCG का मतलब है रिजर्व कैटेगरी फॉर गर्ल्स। ठीक है, महिलाओं के लिए आरक्षित। BC की जो महिलाएं होती है ना, पिछड़ी जाति की महिलाएं, उनके लिए अलग से आरक्षण यहाँ पे होता है, वही है पिछड़ी जाति। अत्यंत पिछड़ी मत समझ लीजिएगा, पहले इस कॉन्सेप्ट को समझिए। UR का मतलब हो गया आपको अनरिजर्व, SC का मतलब अनुसूचित जाति, ST का मतलब अनुसूचित जनजाति, EBC का मतलब हो गया अत्यंत पिछड़ी जाति, BC का मतलब पिछड़ी जाति, RCG का मतलब रिजर्व कैटेगरी फॉर गर्ल,
और ईडब्ल्यूएस का आपको सवर्ण यानी कि सामान्य जाति के अंदर जो आर्थिक रूप से कमजोर हैं। ठीक है, तो ये आपका कैटेगरी ऐसे डिवाइड हो गया है। अभी बात करते हैं फ्रेंड्स सेकेंड नंबर पोस्ट की, विशेष सर्वेक्षण कानून गो। चलिए अभी एक चीज माइंड में आ रहा होगा आप लोगों को कि अगर मैं बिहार से बाहर के कैंडिडेट हूं, बाहर के स्टूडेंट कोई देख रहे होंगे, तो क्या वो आवेदन कर पाएंगे? बिल्कुल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आपको यूआर की सीट पे काउंट किया जाएगा। यूआर के लिए जितनी भी सीटें अवेलेबल होगी वहां पे आप फाइट कर सकते हैं। फॉर्म का डेट फ्रेंड्स कल इसको भरा जाएगा, कल से स्टार्ट हो जाएगा, 13 से 12 मई तक इसको अप्लाई कर सकते हैं। फी की बात करें तो अगर आप जनरल या ओबीसी से बिलोंग करते हैं तो 800 रुपये लग जाएंगे, मेल या फीमेल हो कोई फर्क नहीं पड़ता है। SC ST या डिसेबल कैंडिडेट है यानी कि दिव्यांग, उनको 400 रुपये लग जाएगा। ठीक है, और केवल एक पोस्ट के लिए, अगर आप दोनों पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं तो मल्टीपल करते चले जाइएगा, उतना पैसा लग जाएगा। चारों के लिए एलिजिबल हैं और 800 रुपये, अगर आप जनरल से बिलोंग करते हैं तो 8 चौका 3200 रुपया लग जाएगा। फॉर्म भरने से पीछे मत हटिएगा, मैंने आपको स्टार्टिंग में समझाया है ना, कंपटीशन बढ़ने वाला है, बहुत सारी वैकेंसियां निकली हुई हैं, तो हो सकता है कि इसी में निकल जाइएगा। ठीक है, गंगा पार हो जाएगा। आगे देखिए फ्रेंड्स, आपको हम बता दें कि यहाँ पे जो विशेष सर्वेक्षण कानूनगो है उसके लिए फ्रेंड्स आपको 758 सीट है और 35% जो सीटें हैं फ्रेंड्स सभी कैटेगरी के अंदर महिलाओं के लिए आरक्षित होती हैं। यहाँ पे आप 145 देख रहे हैं ना, इसके अंदर भी 35% जो है वो फीमेल के लिए आरक्षित है। ये अलग है, 13 सीट जो है ये केवल BC महिलाओं के लिए है, बाकी जो 35% का रूल है वो तो रहेगा ही। यहाँ पे 758 में से 35% आप माइनस कर लीजिएगा, बाकी बॉयज के लिए। ठीक है, तो डिप्लोमा अगर आपका सिविल इंजीनियरिंग से है, पॉलिटेक्निक, एक चीज यहाँ पे आपको आ रही होगी जो लोगों को थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है, उसको मैं समझा देता हूँ कि लिखा हुआ है कि आपका जो डिप्लोमा है वो 3 साल का होना चाहिए, 3 इयर्स, 3 साल। ठीक है, तो इसको अब सोच रहे हैं कि जिन्होंने +2 किया हुआ है साइंस से ISC, उसके बाद डिप्लोमा में एडमिशन लिया, या फिर जिन्होंने ITI के बाद लिया है एडमिशन, उन लोगों का तो 2 साल का ही हो जाता है डिप्लोमा। तो आपको मैं बता दूं 3 साल भले ही वहां पे लिखा हो, आप अगर ISC करने के बाद डिप्लोमा करते हैं या फिर आप ITI करने के बाद डिप्लोमा करते हैं तो यो डिप्लोमा जो है वो इक्विवेलेंट होता है 3 साल के डिप्लोमा के। ठीक है, इसका मतलब ये नहीं है कि आप 2 ही साल का डिप्लोमा आपको मिल गया, आपका जो डिप्लोमा है वो 3 साल के डिप्लोमा के बराबर होता है। ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, आराम से आवेदन करिएगा। कोई आपको मना भी करे ना भाई तुम एलिजिबल नहीं हो, तो बोलिएगा ठीक है भैया हम एलिजिबल नहीं हैं, हम फिर भी फॉर्म भरेंगे। ठीक है, अब आती है बात फ्रेंड्स यहाँ पे कि डिप्लोमा तो यहाँ पे आ गया, लेकिन यहाँ पे आता है SBTE और आपका एक होता है AICTE। ये दोनों से आपका रजिस्टर्ड है कॉलेज। SBTE यानी स्टेट बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन, या AICTE से भी अप्रूव्ड है तो काम चल जाएगा। बात आती है UGC वाले कहाँ गए भैया? UGC इससे पहले फ्रेंड्स जो वैकेंसी निकाली गई थी, जो कैंसिल हो गई, उसमें था मेरिट के आधार पे, तो UGC वालों को अलाउ किया हुआ था, कोई लॉजिक ही नहीं था। उस कंडीशन में UGC वालों को थोड़ा फायदा हो जाता, बेचारे नंबर अपना पैसा दे दे के नंबर बढ़वाए हैं बहुत सारे लोग ने सही से किया है, वो अलग बात है। बहुत सारे लोगों ने पैसा दे दे के नंबर बढ़वा के लिया हुआ था, तो खैर वहाँ पे मौका नहीं मिला। यहाँ पे तो दे देते भैया, यहाँ पे तो एग्जाम में बैठना है ना, बाकी तो अब एग्जाम ही भरोसे आपका सिलेक्शन होने वाला है। अब बहुत लोग कह रहे होंगे कि अरे भैया आपको क्या पता है, एग्जाम का सीट भी बिक जाता है। हमको सब पता है, ठीक है, कहीं भी किसी भी एग्जामिनेशन का सीट बिक भी रहा है ना, 5 से 10% मान लीजिए उतना ही बिकता है, उससे ज़्यादा नहीं बिकता है। उससे ज़्यादा आप अपने मेरिट से जा सकते हैं, तो आप अपने अंडर 85% सीट ही लेके चलिए ना, 15% सीट को त्यागिए। 10,101 वैकेंसी है, कम नहीं है। ठीक है, अभी एक और इसके अंदर क्लॉज है कि फ्रेंड्स 40% रिजर्वेशन फॉर जो बिहार के पॉलिटेक्निक से पढ़े हैं, वो नहीं है कहीं भी, कहीं कोई मेंशन ही नहीं है इसके बारे में। यानी कि कोई आरक्षण का लाभ आपको अब नहीं मिलेगा अगर आपने बिहार से पढ़ा है, आप बाहर से पढ़े हैं, आप कहीं से पढ़े हैं। हो सकता है कि इसके पीछे किसी मंत्री के लड़के ने बाहर से पढ़ाई किया हो, किसी नेता के बेटे ने बाहर से पढ़ाई किया हो, इसीलिए इसको हटा दिया गया, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, लेकिन अब ऐसा नहीं है कि आप बिहार से पढ़े हैं तो आपके लिए 40% सीटें हैं जो 10,000 में वो रिजर्व रहेंगी, ऐसा कोई सीन नहीं है। हो सकता है इस पर सुधार कर दिया जाए, अगर ज़्यादा कोई इस पर ईमेल वगैरह करेगा विभाग को, डिपार्टमेंट को, तो उसको सुधार के डाला जा सकता है, लेकिन फिलहाल ऐसा नहीं है। ठीक है, आगे मैं आपको बता दूं कि आपका जो डिप्लोमा है सिविल इंजीनियरिंग से होना चाहिए, साथ में 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए आपको विशेष सर्वेक्षण कानूनगो के लिए। उम्र सीमा फ्रेंड्स आपको
इस सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी के लिए 21 साल मिनिमम रहने वाली है, मैक्सिमम 37 साल जनरल जाति के लिए। वहीं ओबीसी के लिए फ्रेंड्स आपको 40 साल तक रहेगी। अगर महिला है सामान्य जाति की तब भी 40 साल तक रहेगी, और SC ST का है कोई भी पुरुष या महिला तो 42 साल तक उसको यहाँ पे मिलेगा मौका। ठीक है, ठीक उसी प्रकार विशेष सर्वेक्षण कानूनगों के लिए मिनिमम 18 चाहिए। और ये जो आप डेट देख रहे हैं कि 21 साल 18 साल कब को चाहिए, ये आपको चाहिए 1 जनवरी 2023 को। 1 जनवरी 2023 को मिनिमम 21 हो जाना चाहिए, मिनिमम 18 कानूनगों के लिए हो जाना चाहिए। और अब आते हैं फ्रेंड्स विशेष सर्वेक्षण अमीन पे। सबसे बड़ी भर्ती 8,244 सीटों के लिए यहाँ पर टोटल वैकेंसी निकाली गई है। इसमें से भी 35% सीटें फीमेल के लिए रिजर्व है। फीमेल जो भी हैं डिप्लोमा सिविल इंजीनियरिंग, आप लोग मत डरिएगा, बस इतना जरूर कर लीजिएगा कि आपका जो 30 मार्क्स है वो टच कर जाए। ठीक है, 30 मार्क्स से अगर आप आसपास रहते हैं तो नॉर्मलाइजेशन के थ्रू आपका मार्क्स बढ़ा के आपको पास करा के नौकरी मिल जाएगी। लेकिन कंपटीशन है। अब बाहर वाली जो लड़कियां पढ़ के आ रही होंगी, अच्छे से क्लास करके सब कुछ लैब वगैरह करके उनसे आपका कंपटीशन होने वाला है, तो टफ हो सकता है, तो सावधान हो जाइएगा। पढ़ाई अभी मैं सिलेबस के लिए एक विशेष वीडियो बनाऊंगा, और उसके बाद एक BPSC क्वालिफाई सर हैं जो ऑलरेडी इंजीनियरिंग के अंदर सिविल इंजीनियरिंग के अंदर पढ़ाते हैं, उनके थ्रू हम लोग सोच रहे हैं कि आप लोग का क्लास करवा दें। ठीक है, ज़्यादा इंटरेस्ट रहा स्टूडेंट्स का तो वो करवा देंगे हम लोग। तो फ्रेंड्स आपको फीमेल्स को तो बहुत फ़ायदा है, यहाँ पे भी देख के खुश हो रहे होंगे। लड़के बहुत चिढ़ रहे होंगे यार कि महिला महिला, जहाँ देखो महिला, क्योंकि कल वैकेंसी मैंने आपको बताई थी एक शिक्षक वाली जो नई नियमावली आई है उसमें 50% आरक्षण है महिलाओं को। ठीक है, खैर कोई दिक्कत नहीं है, मैंने तो बोला ही था ना कि महिला कभी ना कभी तो पुरुष के पास ही जाएगी ना, शादी वगैरह होगा तो उसके बाद फायदा तो पुरुष का ही है ना। ठीक है, चलिए आगे आपको बता दें फ्रेंड्स कि यहाँ पे विशेष सर्वेक्षण जो अमीन है वो 18 से 37 साल, यहाँ पे मिनिमम एज आपका 18, मैक्सिमम 37। बाकी अगर आप महिला हैं सामान्य जाति की तो 40, BC OBC हैं तो 40, और SC ST हैं तो 42। ठीक है, मैक्सिमम आपका यहाँ पे रहने वाला 18 मिनिमम। और विशेष सर्वेक्षण लिपिक के लिए आपका यहाँ पे 21 साल मिनिमम रहने वाला है। मिनिमम मैक्सिमम का ये सेम कैटेगरी, सबका मैक्सिमम एक ही रहेगा, मिनिमम अपना देख लीजिएगा। इस पोस्ट के लिए 21, इसके लिए 18, इसके लिए 18 और इसके लिए 21 रहने वाला है लिपिक के लिए। ठीक है, तो अभी हम लोग देख रहे थे सर्वेक्षण अमीन, तो 8,244 टोटल सीट है यहाँ पे। डिप्लोमा चाहिए सिविल इंजीनियरिंग से, कोई एक्सपीरियंस की आवश्यकता नहीं है यहाँ पे। ठीक है, नो एक्सपीरियंस। और अभी बात आती है कि बाहर से हमने पढ़ा है, यहाँ से पढ़ा है, वहाँ से कहीं से भी पढ़े हो, आवेदन कर लीजिएगा। अब होगा UGC वाले। ठीक है, आप लोग क्या करिएगा कि अब तो एग्जाम का सीन है, किसी से किसी को लड़ाई करने का जरूरत नहीं है, खफा होने की जरूरत नहीं है, और केस वगैरह करने का बिल्कुल मत सोचिएगा, नहीं तो गवर्नमेंट इसको भी लटका देगी और जो हाथ में आ रहा है ना वो भी कुछ नहीं आएगा, बस हवा रह जाएगा। ठीक, तो इसीलिए ऐसा कुछ मत करिएगा, माइंड में एकदम इसको पॉजिटिव लेके चलिए। और निगेटिविटी हर जगह होती है, लेकिन आप लोग पॉजिटिव इतना लोग हो जाइए कि वैकेंसी इस बार क्लियर हो जाए। समझ रहे हैं ना बात, कि कितना भी किसी को कुछ समझा लीजिए, लेकिन कुछ लोग निगेटिव रहते ही रहते हैं, क्योंकि वो जन्मजात होते हैं निगेटिव। ठीक, तो वैसे लोग से दूर रहना है। आगे देखिए फ्रेंड्स, आपको ये समझ में आ गया कि UGC वाले क्या करेंगे। भैया देखिए, UGC वालों को मेरा यही सलाह है, फिलहाल आप लोग इंतजार करिए। लास्ट डेट अभी इसका कब तक है, 5 तारीख तक है, 12/5 तक है। ठीक है, 13/4 से 12/5 तक इसका डेट है, तो 12/5 तक आप लोग इंतजार मत करिएगा। फॉर्म भरने से 10 दिन पहले तक इंतजार कर लीजिएगा, या फिर 5 दिन पहले तक इंतजार कर लीजिएगा। अगर इस पर सुधार नहीं होता है, UGC को ऐड नहीं किया जाता है, तो आप लोग ऐसे ही फॉर्म भर दीजिएगा। कोई मतलब नहीं है कि आपका क्या बोलते हैं AICT से हो या फिर आपका SBTC हो, UGC से ही हो, कोई बात नहीं है, फॉर्म भर लीजिएगा। पैसा आपका जुआ खेल जाइएगा, हो सकता है कैंसिल हो जाए, आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाए, हो सकता है कहीं एक्सेप्ट हो जाए। ठीक है, देना तो आपको एग्जाम ही है फाइनली। ठीक है, तो आप लोग टेंशन मत लीजिए, लेकिन इंतजार कर लीजिएगा, कहीं सुधार करके इसको घुसा दिया जाएगा। आगे बताएं फ्रेंड्स आपको विशेष सर्वेक्षण अमीन के लिए, तो यहाँ पे आपका विशेष सर्वेक्षण लिपिक क्लर्क के लिए कोई भी कैंडिडेट आवेदन कर सकते हैं, ग्रेजुएट होने चाहिए। स्नातक का क्या मतलब है, ग्रेजुएशन इन एनी सब्जेक्ट, BA BSc BCom BTech कुछ भी। ठीक है, यानी कि बस ग्रेजुएशन होना चाहिए आपका, बस आप एलिजिबल हो। 21 साल आपकी मिनिमम उम्र होनी चाहिए, मेल या फीमेल। बिहार के हैं, बिहार के बाहर के हैं, कहीं के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। अभी यहाँ पे भी
35% इसमें फीमेल के लिए रिजर्व है सीट। चलिए इतना तो आपको समझ में आ गया होगा, क्लियर। अभी उससे भी इंपॉर्टेंट पार्ट आता है फ्रेंड्स इसमें कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए, क्योंकि ये अगर नहीं रहा उस टाइम पे, काउंसलिंग के टाइम पे या फॉर्म भरते समय भी कहीं अपलोड करने के लिए मांग दिया तो आपको दिक्कत हो सकती है। तो फिलहाल कल ये तो चीज़ पता चल ही जाएगा, कल हमारी वीडियो आने वाली है फ्रेंड्स कि कैसे फॉर्म भरना है, इसको लेकर के मैं अच्छे से आप लोग का हेल्प कर दूंगा, ठीक है। तो इंतज़ार करिएगा, हड़बड़ाइएगा नहीं, क्योंकि मैं खुद नहीं हड़बड़ाता हूँ, क्योंकि लास्ट डेट तक इसका आप फॉर्म भर सकते हैं, इसीलिए स्टार्टिंग में सबसे पहले खोल के नहीं अपना मिस्टेक कर लीजिएगा। एक बार मिस्टेक कर लिए तो फिर बेचैन हो जाइएगा, ना पढ़ पाइएगा और ना किसी को पढ़ने दीजिएगा, कहेगा यार मेरा तो गड़बड़ हो गया, ठीक है। अभी देखिए फ्रेंड्स, आपको मैं बता दूं कि डॉक्यूमेंट्स यहाँ से स्टार्ट है आपका। सबसे पहले आपका 10th का मार्कशीट है, ये आपका डेट ऑफ बर्थ के लिए यूज़ किया जाएगा। डेट ऑफ बर्थ आपका 10th के मार्कशीट से ही मिलाया जाएगा, और जो आप फॉर्म भरने वाले हैं उसमें जो नाम है, फादर का नेम है, आपके डेट ऑफ बर्थ है, मम्मी का नाम है, ये सारी चीज़ें 10th से हूबहू मैच करनी चाहिए फॉर्म भरते समय। भले ही आपने डिप्लोमा में 12 में अलग लिखवाया है, उसको सुधरवा लीजिएगा, लेकिन 10th से मैच करना चाहिए, ठीक है। आधार कार्ड का भी है, वो 10th से मैच करना चाहिए, नहीं करेगा काउंसलिंग में दिक्कत हो जाएगा, लोचा में फंस जाइएगा, ठीक है। आगे है फ्रेंड्स आपका डिप्लोमा। डिप्लोमा का सर्टिफिकेट भी चाहिए इनको, मार्कशीट भी चाहिए और प्रोविजनल। देखिए अगर आपके पास सर्टिफिकेट डिप्लोमा जो मिलता है 1-2 साल के बाद, वो अगर नहीं है तो प्रोविजनल निकलवा लीजिएगा, उससे काम चल जाएगा। और मार्कशीट तो चाहिए ही चाहिए। अब आप सोच रहे हैं कि मार्कशीट कॉलेज में है, यहाँ है, वहाँ है, कहीं भी है, निकलवा लीजिएगा। नहीं निकलता है तो डाउनलोड कर लीजिएगा अपने वेबसाइट से, और डाउनलोड किया हुआ जो भी फाइल आप अपलोड करने वाले हैं उसको क्या करिएगा, मान के चलिए आपका ये मार्कशीट है, तो यहाँ पे अपना आप साइन करके लिख दीजिएगा सेल्फ अटेस्टेड, याद से, ठीक है। इसमें मेरा अटा नहीं है, मैंने बाहर लिखा, आप भी बाहर मत लिख दीजिएगा। सेल्फ अटेस्टेड अपना सिग्नेचर के साथ जरूर, जो भी डॉक्यूमेंट्स आप लगाइएगा कर ही दीजिएगा, जेरॉक्स कॉपी लगाइएगा तो, ठीक है। ओरिजिनल पे मत मार दीजिएगा सिग्नेचर। अभी ये फ्रेंड्स आपको अगर अपलोड करने के लिए बोलता है तो वो तो कल पता चलेगा, फिर भी देखते हैं आगे। फ्रेंड्स आपको मैं बता दूं कि जाति के लिए आपका नॉन क्रीमी लेयर मांगा गया है। ये होता क्या है नॉन क्रीमी लेयर, ठीक है। तो बहुत बार क्वेश्चन है जो आपका फॉर्म भरते समय सीधा लिख देता है कि नॉन क्रीमी लेयर यस या नो, ठीक है। तो बहुत लोग उसी में गलती कर देते हैं, तो इसको ध्यान से भरना है। फॉर्म भरते समय आपको समझा दूंगा। और बनेगा कैसे नॉन क्रीमी लेयर, किनका बनेगा, अगर आपके फादर की इनकम 8 लाख से ज़्यादा है साल में तो आपका नहीं बनेगा, इससे होना चाहिए कम 8 लाख से। फादर जो है गवर्नमेंट जॉब में हैं या नहीं है उससे मतलब नहीं है, गवर्नमेंट जॉब में हो या ना हो उससे कोई मतलब नहीं। 8 लाख से आपका इनकम कम होना चाहिए तो आपका नॉन क्रीमी लेयर बन सकता है। और दूसरी चीज़ है कि नॉन क्रीमी लेयर 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है भारत सरकार की नौकरी के लिए, एक होता है बिहार सरकार की नौकरी के लिए। आपको बनवाना है बिहार सरकार की नौकरी के लिए, ठीक है। नॉन क्रीमी लेयर आपका कौन बनेगा, जो स्थायी निवास के अंचलाधिकारी हैं उन्हीं के द्वारा निर्गत होना चाहिए। जहाँ से आपका निवास प्रमाण पत्र बनता है वहीं से आपका वो भी होना चाहिए। चरित्र प्रमाण पत्र के लिए बात करें तो कॉलेज में जहाँ पे आपने लास्ट स्टडी की है, जहाँ से आपने पढ़ाई की है, वहाँ पे कॉलेज में आपका कैरेक्टर रखा होता है, सबको पता है, जाके ले लीजिएगा, नहीं लिए हैं तो। आय प्रमाण पत्र काउंसलिंग के समय लगेगा, तो काउंसलिंग के समय लगेगा तो आय, जाति और निवास जो भी है ना, इसको अगर आपके पास नया है तो बहुत अच्छा बात है, अगर पुराना है तो आय और निवास को जाति को नया बनवा लीजिएगा। याद से किसको किसको, आय और जाति को नया बनवा लीजिएगा याद से। जाति अगर आप ओबीसी में हैं और 8 लाख से इनकम कम है तो नॉन क्रीमी लेयर भी बनवाना पड़ेगा, डबल, ठीक है। याद रखिएगा, इस चीज़ को भूलिएगा नहीं। ये एक हो गया आय, एक हो गया जाति, जिसमें नॉन क्रीमी लेयर चाहिए। सामान्य जाति के हैं उनको ये सारी चीज़ें नहीं चाहिए, सामान्य जाति के अभ्यर्थियों को ये चीज़ नहीं चाहिए, उनको बस डिप्लोमा चाहिए, चरित्र चाहिए, आय चाहिए। अगर ईडब्ल्यूएस लगाना चाहते हैं तो ईडब्ल्यूएस का क्या है मतलब, क्या मतलब है ईडब्ल्यूएस का, 10% का जो आरक्षण मिलता है ना फ्रेंड्स अलग से, अगर आप आर्थिक रूप से कमजोर हैं उसी को ईडब्ल्यूएस बोलते हैं, ठीक है। तो उसका भी बनवा लीजिएगा, और वो भी 1 साल के अंदर का होना चाहिए, याद से। डीएम, एसडीएम या सीओ इसको बनाएंगे आपका जो ये है ईडब्ल्यूएस। अब ये नहीं है कि आप उसको प्रमाण पत्र को लेकर घूम रहे हैं ऑफिस टू ऑफिस, ऐसा कुछ नहीं है, सब कुछ ऑनलाइन हो जाता है। जाके बढ़िया से साइबर कैफे में जाइए। अगर नहीं जा पाते हैं तो कल हम हो सकता है कि अपना हेल्पलाइन हम लोग चालू करवा दें जो आपको पूरी हेल्प करेंगे। हाँ, ये बात अलग है कि सबको नहीं कर पाएंगे,
अगर कुछ उसका शुल्क होगा तो वो मे भी लग सकता है। देखते हैं कल क्या होता है। हमारे पास अगर ऑपरेटर मिले, हमारे फ्री रहे, तभी हो पाएगा, नहीं तो नहीं हो पाएगा। ठीक है, आगे आपको मैं बता दूं, ये सब हो गया डिजेबल कोटा, दिव्यांग लोगों के लिए है। निवास प्रमाण पत्र भी आपका होना चाहिए, निवास प्रमाण पत्र भी बनवा लीजिएगा। चलिए, ये सारी चीज़ें तो क्लियर हो गई। अब आपको मैं सीधे ले चलता हूँ कि इसका जो चयन वो कैसे होगा, वो मैं आपको अच्छे से सीधा पीडीएफ पे ले जाके दिखा देता हूँ, ताकि ये सारी चीज़ें क्लियर हो जाए। नेक्स्ट वीडियो में फ्रेंड्स आपको जिस तरह अभी मैं समझा रहा हूँ ना, वैसे ही आपको नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा, इससे रिलेटेड जो वीडियो आएगी सिलेबस पे, कि कैसे स्टडी करना है। और हम लोग खुद से आपको स्टडी भी करवाने के प्लानिंग में हैं। जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ऐसा कुछ नहीं है कि आपको स्पेशली कोई फोर्स दे के कोई कह रहा है कि मतलब हमारा कोर्स है कुछ ऐसा उसको खरीद लो, ऐसा कुछ नहीं। जिनको अच्छा लगे, जो इंटरेस्टेड कैंडिडेट हो, जिनको हम पे ट्रस्ट हो, बस उनके लिए। ठीक है, तो आप लोग है सब्सक्राइब कर लीजिए और टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए। बहुत सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आप लोग मिस करते रहते हैं। चलिए मैं चलता हूँ चयन इसका जो प्रक्रिया है उस पर। तो फ्रेंड्स, जैसे ही इसका एडमिट कार्ड जारी होगा और आप लोग एडमिट कार्ड डाउनलोड करके ऑनलाइन इसका परीक्षा देने जाएंगे, उसके बाद क्या होगा कि आपका जो भी रिजल्ट आएगा, आपने जैसा भी स्कोर किया होगा उसके अनुसार आपका मेरिट बनेगा। ठीक है, यदि पद कोड 1, 2, 3 के किसी पद संवर्ग की कंप्यूटर बेस्ड ऑनलाइन परीक्षा में 2 या 2 से अधिक अभ्यर्थियों का प्राप्त समान होता है, जो अंक में उनको आता है वो अगर समान होता है, तो क्या होगा उस कंडीशन में कि निम्न उम्मीदवारों को कंप्यूटर बेस्ड ऑनलाइन परीक्षा के विषय खंड ए के लिए प्राप्त अंक के अनुसार निर्धारित होगा। अर्थात खंड ए में जिसका अंक अधिक होगा उसका मेगाक्रम ऊपर रहेगा। अगर फिर भी अनिर्णायक स्थिति हो, यानी अगर ए में भी अगर दोनों का बराबर है तो बी में जिसका अधिक होगा उसका होगा। अगर ऐसे भी दोनों का बराबर रहता है, ए और बी दोनों में, तो जिसका उम्र अधिक है उसका यहाँ पे सिलेक्शन पहले होगा। किसी भी अनिर्णायक स्थिति होगा तो उम्मीदवार को मेगाक्रम उनके नाम के अल्फ़ाबेटिकल क्रम में निर्धारित होगा। ठीक है, अगर सब कुछ भी ना अगर उनका मैच कर रहा हो तो नाम का अल्फ़ाबेट तो अलग होगा, तो उससे ही उनको वहाँ पे सिलेक्शन करा दिया जाएगा। आगे है फ्रेंड्स, आपको पद कोड 4 अर्थात लिपिक संवर्ग की कंप्यूटर बेस्ड ऑनलाइन परीक्षा में 2 या 2 से अधिक उम्मीदवारों का प्राप्तांक बराबर होने पे उनके लिए कैसा सिलेक्शन होगा। तो बराबर अंक प्राप्त करने वाले उम्मीदवारों के आयु के अनुसार मेगाक्रम निर्धारित किया जाएगा। और फिर भी यदि अनिर्णायक स्थिति रही तो तो उम्मीदवारों को मेगाक्रम उनके नाम के अल्फ़ाबेट से उन लोगों को बुलाया जाएगा। ठीक है, यानी कि जिसका पहले नाम का अक्षर आता है उनका सिलेक्शन पहले हो जाएगा। काउंसलिंग अंतर्वीक्षा, यहाँ पे अब उसके बाद आपका होता है काउंसलिंग में आपको जाना पड़ेगा। काउंसलिंग में जो डॉक्यूमेंट्स मैंने आपको ऊपर बताए हैं वो सारी चीज़ आपके पास होने चाहिए। और यहाँ पे 7 नंबर पॉइंट में लिखा हुआ है कि आप अगर जो इसका जो सुधार का डेट है उस डेट के अंदर भी अगर आप सुधार नहीं कर पाते हैं तो उसके बाद को आप सही नहीं कर पाएंगे। ठीक है, अब बात करते हैं फ्रेंड्स परीक्षा की प्रक्रिया। यह परीक्षा ऑनलाइन कंप्यूटर बेस्ड होगी। ऑनलाइन कंप्यूटर बेस्ड परीक्षा में अभ्यर्थियों की संख्या अधिक होने पर एक पाली से अधिक पाली में यहाँ पे आपका एग्जामिनेशन लिया जा सकता है। ऑनलाइन कंप्यूटर बेस्ड परीक्षा में भाषा का माध्यम अंग्रेजी हिंदी दोनों होगा। और परीक्षा में पूछे गए प्रश्न वस्तुनिष्ठ होंगे, यानी कि ऑब्जेक्टिव टाइप होगा, जिसका आपको 4 अंक मिलेगा, एक सही के लिए और एक गलत के लिए 1 अंक काट लिया जाएगा। ऑनलाइन कंप्यूटर बेस्ड परीक्षा के लिए कुल प्राप्त प्रश्नों की संख्या 100 होगी। और ऑनलाइन कंप्यूटर बेस्ड की जो टाइमिंग होगी वो 2 घंटे 15 मिनट की होगी। 100 प्रश्नों में आपका जो कोड संख्या 1, 2 और 3 है, यहाँ पे आपको 2 खंडों तथा जो पद कोड 4 है उसके लिए आपको केवल 1 खंड यानी कि 150 अंक का प्रश्न पूछा जाएगा। इन प्रश्नों के स्तर प्रश्न खंड एवं प्रश्न खंड में पूछे गए प्रश्नों की संख्या निम्नवत होगी। इस प्रकार के प्रश्न यहाँ पे आप नीचे देख सकते हैं कि पूछा जा सकता है। ठीक है, तो आपको ये मैंने कल ही बता दिया था कि जो अगर आप क्लर्क के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो केवल 150 अंकों का आपका एग्ज़ाम होगा क्लर्क के लिए, जिसमें आपका जनरल नॉलेज 150 का होगा, जिसमें जीएस 50 मार्क्स का हो गया, मैथमेटिक्स 50 मार्क्स का और आपका रीजनिंग 50 मार्क्स का टोटल रहने वाला है। ठीक है, वहीं अगर आप अमीन के लिए बात करें तो सिविल इंजीनियरिंग से 75 नंबर का क्वेश्चन रहेगा, जनरल स्टडी से 25 नंबर का, मैंने बहुत पहले ही बता दिया था। इसको लेकर के मैं अलग वीडियो एक बनाऊंगा, नहीं तो ये वीडियो बहुत ज़्यादा लेंदी हो रही है। अगर आपको विशेष जानकारी चाहिए तो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि लगातार वीडियो आएगी हमारी, ताकि जो भी चीज़ अभी मिस हो रही है या गोइंग ऑन है, चल रही है वैकेंसी, जब तक आपको अपडेट मिलता रहे। तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।